करके बताएं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, हमारा आज का जो सेशन है वो वही है कि इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है हमें इन्वायरमेंट साइंस के। और ये वो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट भी हैं। थोड़े से डिफरेंट हैं, मतलब जैसे कह देते हो कि रैंक बूस्टर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिनसे थोड़ी सी रैंक आगे बढ़ जाएगी अगर आपने ये क्वेश्चन करेक्ट कर दिए। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना है हमें। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इनसे आपकी क्या कर जाएगी, थोड़ी सी रैंक बूस्ट कर जाएगी, थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से इन्हें करना है और उनसे रिलेटेड चारों ऑप्शंस क्या हैं उन्हें हमें देखना है। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड। ओके, थोड़ा सा इज लिखा हुआ है वहाँ पे और लिखा है, तो सिंपल याद रखना है कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड। जो सॉइल है वो एयर से अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे सपोज करो कहीं पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो वो क्या करती है, सॉइल को कैरी करके लेके चली जाती है। तो एयर से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। एयर से ट्रांसपोर्ट जो हो रही है सॉइल, उसे क्या बोला जाता है। देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला है ग्लेशियल, सेकंड है कॉलोबियल, तीसरा है यूलियन सॉइल एंड फोर्थ ऑप्शन इज द आलूवियल सॉइल। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो। चलो ठीक है, देखो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ थोड़े से क्वेश्चन को। देखो, सिंपल याद करना है जो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डेट इज़ द ऑलुवियल सॉइल। ऑलुवियल सॉइल के बारे में देखना समझना कि कभी क्या होता है। ऑलुवियल सॉइल वो होती है जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है वाटर से। ओके, जो वाटर से सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे ऑलुवियल सॉइल बोला जाता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को ऑफ ऑलुवियल सॉइल बोलते हो। और जो इसका थर्ड ऑप्शन दिया है डेट इज़ द सी ऑप्शन, ये यूलियन। ठीक है, जो यूलियन सॉइल या एयूलियन सॉइल भी बोला जाता है, इसे AEOLION एलुयन सॉइल भी बोला जाता है। ये होती है सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है किससे, एयर से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट का, इसे याद कर लो। इसका आंसर होगा यूलियन सॉइल। द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, वो सॉइल जो एयर से ट्रांसपोर्ट होती है। इसका आंसर है यूलियन सॉइल। ओके, इसका आंसर है यूलियन सॉइल। अच्छे से याद रखना है यूलियन सॉइल को। और ऑलुवियल सॉइल, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। ओके, ठीक है, हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और देखो, इसे अच्छे से याद रखना क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था ये डिफरेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट सक्सेशन लास्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड। देखो, प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सक्सेशन। ओके, आप लोग इसका आंसर बताएं। प्लांट सक्सेशन में जो लास्ट कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है। देखो, एक चीज़ समझना, प्लांट सक्सेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है, जैसे कहीं पे सपोज करो कोई वेयर रॉक थी, मान लिया कहीं ऐसी रॉक थी जहाँ पे कोई भी कहीं पे जो वेयर रॉक थी, मान लिया कोई ऐसी चट्टान थी जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं था, खाली मिट्टी थी, खाली वहाँ पे चट्टान थी वो। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होंगे, धीरे धीरे वहाँ पे ये होगा कि कुछ ना कुछ प्लांट्स, धीरे धीरे छोटे प्लांट आएंगे, फिर बड़े प्लांट आएंगे, फिर उससे बड़े प्लांट आएंगे और एट लास्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक फॉरेस्ट टाइप का बन जाएगा। इसको बोला जाता है सक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है, सक्सेशन बोला जाता है। जैसे सपोज करो एक कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में क्या है, मान लिया पानी भरा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स आए, धीरे धीरे ऐसे प्लांट्स आए जो पानी में डूबे हुए थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक लंबे टाइम के बाद उस प्लांट में क्या बन गया, उस जगह पे एक फॉरेस्ट टाइप का बन गया। इसे बोला जाता है सक्सेशन, इसे सक्सेशन बोला जाता है। याद रखना, सक्सेशन में डिफरेंट कम्युनिटी आती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है, ठीक है, उसे बोला जाता है पायोनियर कम्युनिटी। ओके, जो सबसे पहले वाली कम्युनिटी होती है उसे पायोनियर कम्युनिटी बोला जाता है। और जो सबसे लास्ट की कम्युनिटी होती है उसे बोला जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मतलब जो फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर देती है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी हम बोलते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखना कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, जो सबसे लास्ट में कम्युनिटी आती है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आपको याद रखना है जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर? प्लांट सक्सेशन में जो फर्स्ट वाला, जो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन,
सीरल कम्युनिटी, वो याद रखना पायोनियर और क्लाइमेक्स के बीच जो कम्युनिटी आती है, ठीक है। पायोनियर कम्युनिटी हो गई जो फर्स्ट वाली कम्युनिटी है, और जो क्लाइमेक्स है वो सबसे लास्ट वाली कम्युनिटी है। इसके बीच में जितने भी टाइप के प्लांट्स आएंगे, ठीक है, इसके बीच में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स आएंगे उन्हें बोला जाएगा सीरल कम्युनिटी। उसे क्या बोला जाएगा? सीरल कम्युनिटी बोला जाएगा। ओके, चलो मैं पहला क्वेश्चन एक बार दिखा दूं। कुछ लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड, जो सॉइल एयर से ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यूलियन सॉइल। ओके, यूलियन सॉइल होती है सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है एयर से, ठीक है। देखो एक चीज़ कर लेना कि इसकी जो लिंक है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और दूसरी चीज़ है वीडियो को लाइक कर दो, और थोड़ा सा अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसी तरीके से हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम इस पर करवाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई पॉइंट पूछना है कि ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप उस पॉइंट को पूछ सकते हो, उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहें। ओके, चलो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा एप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है। ये इकोलॉजी का एक अच्छा क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश्ड द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज की जो रेड लिस्ट होती है। देखो रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? रेड लिस्ट सिंपली याद रखना, ये वो लिस्ट होती है जिसमें हमारे क्या है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं, ठीक सही है। खत्म होने वाले का मतलब ये है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि उसको बोला जाता है रेड लिस्ट। ओके, चलो अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट को बनाता है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर जल्दी से बताएं, रेड लिस्ट को कौन बनाता है? द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश्ड द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, मतलब हर साल रेड लिस्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है? जल्दी से बता दो। IUCN, ओके, WWF नहीं, देखो हाँ कुछ लोग सही आंसर बता रहे हैं। देखो इसका आंसर होगा IUCN, करेक्ट आंसर। IUCN की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है? इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है जो IUCN है ना, वो हर साल क्या करता है? रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज देती है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN। तो याद रखना है कि जो IUCN जो है वो हर साल क्या करता है? रेड लिस्ट निकालता है। मतलब वो ये बताता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं कि वो क्या होने वाले हैं, हमारे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए हमें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देना है और उन्हें क्या करना है? अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करना है, वरना फ्यूचर में क्या होंगे? वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ सिंपली याद रखना है तुम्हें कि कौन लिस्ट बनाता है? IUCN लिस्ट बनाता है, ठीक है। देखो WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये लिस्ट नहीं तैयार करता, लिस्ट बनाता है IUCN। ओके, अब एक चीज़ याद रखना है, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IUCN को कब बनाया गया, ठीक सही है। तो IUCN जो था 1964 में इसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम। IUCN जो है वो फर्स्ट टाइम इसका गठन 1964 या 1964 में किया गया था। क्लियर? चलो देखो अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो दिया हुआ है NEERI, ठीक है। NEERI को जरा थोड़ा सा देख लो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। NEERI की फुल फॉर्म पूछी जाती है तुमसे, तो NEERI की यहीं पे फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, और NEERI कहाँ पे है? NEERI सिंपली आपको याद होना चाहिए, NEERI है नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि NEERI कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है। ओके, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है या कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे बता दो, उसे रिवाइज करवा देंगे हम। तो सिंपली याद रखना है कि IUCN रेड लिस्ट बनाता है, और NEERI के बारे में हमने बताया, इसे बोला जाता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो एक फुल फॉर्म और है यहाँ पे, एक शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है UNEP। UNEP की फुल फॉर्म भी लिख लो, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP की फुल फॉर्म। देखो शॉर्ट फॉर्म दी जाती है, फिर तुमसे फुल फॉर्म पूछते हैं, या फिर फुल फॉर्म दे के मतलब शॉर्ट फॉर्म दे दिए फिर उसकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रख लेना कि जो UNEP है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, कमेंट करके बताना है सिंपली कि विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो बताना है विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया।
जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आ गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ गए तो ये जान लो कि आपकी जो होगी थोड़ी सी रैंक बूस्ट कर जाएगी, अच्छे से रैंक बूस्ट कर जाएगी। ये रैंक बूस्टर टाइप के क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से बता दो। पहली बात तो ये फोटो में ही दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने फोटो लगाया उसी में आपको दिख रहा है कि ये रिवर डॉल्फिन बनी हुई है। ओके देखो अच्छे से देखो, दिस इज़ नॉट द वेल, ये वेल नहीं है, ये रिवर हमारा जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, वो है रिवर डॉल्फिन। ओके ये पूछा जा सकता है और ये एक बार एनटीए के एग्जाम करवाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ब्लू वेल नहीं है आंसर इसका, इसका आंसर है रिवर डॉल्फिन। ओके करेक्ट आंसर इज द रिवर डॉल्फिन। क्लियर, नॉट द ब्लू वेल, रिवर डॉल्फिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, डेट इज द रिवर डॉल्फिन। क्लियर, रिवर डॉल्फिन क्या है, इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। क्लियर, ओके ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, ये मैं याद करवा चुका हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखो, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया, इसका आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो ताकि और लोग भी इस चीज़ को देख सकें। क्लियर, इसका आंसर बताओ। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, इसका आंसर होगा, वेरी गुड, इसका आंसर 1981 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1981 है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में माना जाता है। ठीक है, बार बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया, 1981 में आया। क्लियर, ये चीज़ पता होना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें बताया था मैंने कि क्या हुआ था, बाद में इसमें नॉइस को ऐड कर दिया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया और नॉइस को ऐड करके 1987 में फिर से क्या कर दिया, इसको लाया गया। ठीक सही है, उसमें नॉइस को एज अ पोल्यूशन ऐड कर दिया गया। ओके ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी एक बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखना है अच्छे से और हो सकता है इसका आंसर सारे लोगों को पता हो। देखो जो ये क्वेश्चन है, बैक्स कोटिंग ऑन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है और कितने लोगों को इसका आंसर नहीं पता है। इसका आंसर आप लोग बताओ ताकि मुझे पता चले कि इसका आंसर कितने लोगों को पता है। बैक्स कोटिंग ऑन लीव्स ऑफ ए प्लांट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो लीव्स पे क्या हुआ, बैक्स की कोटिंग कर दी गई है। ठीक है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों करी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बता दो कि वैक्स कोटिंग करी गई है लीव्स ऑफ प्लांट, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट ऑप्शन इज द हाइड्रोफाइट, सेकंड इज द मीजोफाइट एंड थर्ड इज द जीरोफाइट। ठीक है, जो हाइड्रोफाइट हैं वो पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं, मीजोफाइट वो हो गए जो हमारे आसपास पौधे हैं। ठीक है, और जीरोफाइट वो पौधे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं या डिजर्ट में पाए जाते हैं। इनके ऊपर बैक्स की कोटिंग करी हुई है, बता दो वो कौन से वाले प्लांट होंगे। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, तीनों ऑप्शन मिल चुके हैं, किसी ने ए बताया, किसी ने बी बताया और किसी ने सी आंसर बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखो अच्छे से और इसका क्या आंसर होगा थोड़ा एक बार सोचो, क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें करेक्ट। चलो ठीक है, देखो इसको हम समझाते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर सी बताया और सी आंसर इसका करेक्ट भी है, जीरोफाइट। देखो जीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, डिजर्ट में पाए जाते हैं। अब देखो क्या होगा, डिजर्ट में एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने की वजह से क्या होगा, प्लांट ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पानी क्या करे, बाहर निकल जाए। जब हाई टेम्परेचर हो तो प्लांट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पानी क्या करे, बहुत ज़्यादा बाहर चला जाए या इवापोरेट कर जाए। ठीक है, तो सिंपली आपको समझना है, प्लांट इवेपोरेट नहीं करेगा अपने पानी को, उसके लिए क्या करेगा, जो लीफ की सरफेस होगी ना उस पर वैक्स की कोटिंग कर लेगा। जब वैक्स की कोटिंग कर लेगा लीफ की सरफेस पे, उसे आप क्यूटिकल बोलते हो। ठीक है, उसे क्यूटिकल बोलते हो। आप क्या करेगा, वैक्स की कोटिंग कर लेगा और वैक्स की कोटिंग करने से क्या होगा, जो उसके स्टोमेटा होंगे, जो उसके रंध्र होंगे, जिसे पर्णरंध्र बोला जाता है, जो उसके स्टोमेटा होंगे उनसे क्या होगा, पानी बाहर नहीं जाएगा। ठीक सही है, पानी बाहर जब नहीं जाएगा तो अच्छे से याद रख लेना, पानी को क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा और हाई टेम्परेचर पे होते हुए भी उसमें क्या होगा, इवापोरेशन नहीं हो पाएगा या ट्रांसपिरेशन जिसे बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन पानी का नहीं हो पाएगा और प्लांट अच्छे से रह लेगा। तो डैट्स द रीज़न की जो जीरोफाइट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी लीव्स के ऊपर क्या करेंगे, कोटिंग कर लेंगे, किसकी, बैक्स की कोटिंग कर लेते हैं, जिससे अच्छे से उनमें वाटर का लॉस ना हो पाए। क्लियर,
तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे याद कर लो। और सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन है था हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट को समझना, हाइड्रोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, क्लियर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और मीजोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी और नॉर्मल सारी नॉर्मल चीज़ों में पाए जा रहे हैं, वो मीजोफाइट प्लांट होते हैं, क्लियर। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन सा लग सकता है, जब आप देखो तो हो सकता है ये नया क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन इज द न्यूमेटोफोर्स टाइप्स ऑफ रूट आर फाउंड इन, ओके। न्यूमेटोफोर टाइप ऑफ रूट कहाँ पाई जाती हैं? देखो फोटो में दिखाई दे रही है, न्यूमेटोफोर इस टाइप की रूट होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दो, कहाँ पाई जा रही हैं इस टाइप की रूट। देखो अगर कोई नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम इसी तरीके से आपके साथ शेयर कर सकें और अच्छे से और भी सेशन कर सकें, जिससे ये हो कि सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। और हम ये करने वाले हैं कि ये 9 बजे के बाद ही अब वीडियोस लेंगे अपनी, 9 बजे के बाद ही हम सेशन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस क्या करवाएंगे इसमें, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। देखो इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग आंसर सी और कुछ लोग आंसर डी दे रहे हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, देख लो। न्यूमेटोफोर टाइप ऑफ द रूट आर फाउंड इन, देखो काफ़ी लोग इसका आंसर बता रहे हैं डी और काफ़ी लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो न्यूमेटोफोर क्या होते हैं, सिंपली समझना। न्यूमेटोफोर वो रूट्स होती हैं जो रूट्स ज़मीन से ऊपर आ जाती हैं। नॉर्मल रूट्स की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर जाती हैं, बट न्यूमेटोफोर्स वो रूट हो जाती हैं जो क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। तो ज़मीन के ऊपर जो रूट आ जाती हैं उन्हें आप न्यूमेटोफोर्स बोलते हो। और ऐसा क्यों होता है कि ये ज़मीन के ऊपर क्यों आ गई? सिंपली याद रखना, ज़मीन पे ऊपर आने का एक रीज़न ये होता है कि नीचे ये ऐसी जगह पे प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पे बहुत दलदल जैसी ज़मीन है, ठीक है। कैसी ज़मीन है? दलदल जैसी ज़मीन है कि वहाँ पे रूट क्या कर पा रही है, अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही है। जब रूट अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत भरा हुआ है, दलदली एरिया है पूरा, तो क्या करेगी रूट, थोड़ा सा रेस्पिरेशन करने के लिए ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो रूट पाई जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर था राइजोफोरा। करेक्ट आंसर इज द राइजोफोरा, नॉट द पाइनस। पाइनस नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोफोरा। ये वो रूट है जो दलदल वाली जगहों पे पाई जाती हैं, और इसका आंसर होगा राइजोफोरा, ओके। करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द राइजोफोरा। बताया लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका सी आंसर भी बताया है, ठीक है। तो राइजोफोरा इसका करेक्ट आंसर है, ओके। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। न्यूमेटोफोर्स टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर टाइप की रूट कहाँ पाई जाती है? मैंगो, फाइकस, राइजोफोरा एंड पाइनस। करेक्ट आंसर इज द राइजोफोरा। अच्छे से याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है राइजोफोरा, ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये भी क्वेश्चन। प्लांट ग्रोज इन सलाइन वाटर आर नोन एज, ठीक है। प्लांट्स ग्रोज इन सलाइन वाटर आर नोन एज, ठीक है। वो प्लांट जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? देखो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, प्लांट ग्रोज इन सलाइन वाटर आर नोन एज, वो प्लांट, चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर दे रहा हूँ। प्लांट ग्रोज इन सलाइन वाटर आर नोन एज, वो प्लांट जो सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? देखो पहला ऑप्शन है हेलोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है मीजोफाइट, तीसरा है हीलियोफाइट और चौथा है जीरोफाइट, ओके। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में देख के बताओ कि जो प्लांट सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? देखो ज़्यादातर लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, एंड दैट इज़ द हेलोफाइट। हेलोफाइट वो प्लांट होते हैं जो प्लांट सलाइन वाटर में ग्रो कर रहे होते हैं, क्लियर। तो हेलोफाइट्स वो वाले प्लांट हो गए जहाँ सलाइन वाटर या सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और मीजोफाइट वो प्लांट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में पाए जा रहे हैं, जैसे हम लोगों के आसपास जितने भी प्लांट्स होंगे वो लगभग मीजोफाइट्स होंगे, और वो क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सैलिनिटी में ग्रोथ कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन देखते हैं थर्ड, दैट इज द हीलियोफाइट्स। देखो हीलियोफाइट्स को समझना कि हीलियोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, सिंपल समझना, हीलियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो प्लांट सन लविंग प्लांट होते हैं, ठीक है। मतलब सनलाइट उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो उन्हें ग्रो करने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाई सनलाइट में भी वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो हीलियोफाइट्स याद रखना, हीलियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो हाई सनलाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हो, हीलियोफाइट्स बोलते हो, ठीक है। तो हीलियोफाइट्स वो हैं जो प्लांट क्या करते हैं, सलाइन का मतलब होता है कि नमकीन पानी, हिंदी में कह सकते हो नमकीन में, ओके। हिंदी में नमकीन बोल सकते हो सलाइन को, ओके। तो सिंपली याद रखना, सलाइन को नमकीन बोलते हो तुम,
या एल्कलाइन बोल देते हो, तो हीलियोफाइट सन लविंग प्लांट होते हैं। और जीरोफाइट, देखो जीरोफाइट को थोड़ा सा देखो, जीरोफाइट क्या होते हैं, वो प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, ठीक है, या कह सकते हो जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं। तो डिजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, डिजर्ट में ग्रो करते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को अच्छे से देखना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाई, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाई। ये भी देखो एक इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लो और इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है। देखो एक प्रिंसिपल था जिसे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोला जाता है, ये किसने दिया, ठीक सही है, ये प्रिंसिपल है जिसे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोला जाता है, ये किसने दिया, आपको इसका आंसर बताना है। और इसका जो फोटो है देखो, इसमें डिफरेंट बर्ड्स देखो रह रही हैं, एक प्लांट के ऊपर बहुत सी बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीसीज की बर्ड्स हैं वो रह रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब डिफरेंट स्पीसीज की बर्ड्स एक ही पेड़ के ऊपर रह रही हैं, तो क्या होता है उन पे किसी चीज़ को लेके कंपटीशन हो जाती है। जैसा सपोज करो वहाँ पे कोई एक फ्रूट लगा हुआ है और वहाँ डिफरेंट बर्ड्स रह रही हैं, तो वो क्या करेंगी, उस फ्रूट के लिए compete करेंगी और उस फ्रूट को खाने की कोशिश करेंगी। तो क्या होता है, उनमें से एक चीज़ ये होती है कि बाद में ये होगा कि उनमें से एक स्पीसीज क्या कर जाएगी, एक्सटेंट कर जाएगी, एक स्पीसीज एक्सटेंट कर जाएगी और एक स्पीसीज वहाँ से चली जाएगी और दूसरी स्पीसीज क्या करेगी, वहीं पे रह लेगी। जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी वो वहाँ पे रहेगी और जो थोड़ी सी कमज़ोर स्पीसीज होगी वो वहाँ से छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया, और अभी तक किसी ने भी इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर है गॉस, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज द GF गॉस, ओके। GF गॉस है द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, या इसी को कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। ये दिया था GF गॉस ने, ठीक है, किसने दिया था, GF गॉस ने दिया था। ये पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया। इसका आंसर होगा GF गॉस। डार्विन नहीं होगा, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के बारे में नहीं बताया था। और बरहोल्स्ट एंड पर्ल ने क्या दिया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में बताया था, ग्रोथ कर्व के बारे में बरहोल्स्ट एंड पर्ल ने बताया था। इसका करेक्ट आंसर होगा GF गॉस, ओके, द करेक्ट आंसर इज द GF गॉस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया था, आंसर होगा GF गॉस ने दिया था। क्लियर, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। देखो फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया। देखो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो दो स्पीसीज किसी एक पेड़ पे रह रही हैं और वो किसी एक चीज़ के लिए कम्पीट कर रही हैं। मान लिया उस पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, वो उसके लिए कम्पीट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक स्पीसीज तो वहाँ पर रह लेगी और दूसरी स्पीसीज उसको छोड़ के चली जाएगी कंपटीशन की वजह से। इसी को क्या बोला जाएगा, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोला जाएगा। और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन किसने दिया है, GF गॉस ने दिया है। क्लियर, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिया है GF गॉस ने, ओके, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक साइंटिस्ट से रिलेटेड है, साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली अगले क्वेश्चन में देखते हैं, साइंटिस्ट का नाम है उससे ही रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया, जरा इसको देखना और इसका आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में तो आप जानते होंगे, अच्छे से पता होगा इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, किस किस के पिरामिड होते हैं। हमारा बायोमास का पिरामिड हो सकता है, हमारा एनर्जी का पिरामिड हो सकता है, हमारा नंबर का पिरामिड हो सकता है। बट यहाँ ये पूछा जाता है कि इस पिरामिड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, कौन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पिरामिड का जिक्र किया या पिरामिड के बारे में सबसे पहले बताया। देखो बहुत अच्छे यहाँ पे आंसर मुझे मिलना शुरू हुआ है और वो आंसर है ए, बिल्कुल बहुत अच्छे, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एल्टन ने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया, ठीक सही है। सबसे पहले किसने बताया, एल्टन ने पिरामिड के बारे में बताया, ये इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में सबसे पहले एल्टन ने बताया। क्लियर, तो एल्टन ने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ये आपको याद रखना है। और ये जो पिरामिड बना हुआ है ये पिरामिड ऑफ नंबर बना हुआ है और इस टाइप के पिरामिड को हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। ये वाला क्या कहलाता है, अपराइट पिरामिड है, ठीक है। और एक चीज़ सिंपली याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी के पिरामिड के
बारे में। तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, हमेशा सीधा पिरामिड होता है, किसका, एनर्जी का पिरामिड होता है, क्लियर। तो एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि जो एल्टन थे उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दिया था, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले किसने दिया था, एल्टन ने दिया था, क्लियर, ओके। तो एल्टन का नाम याद रखना है कि एल्टन ने सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था, क्लियर। चलो ठीक है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन इज गिवन बाई, ठीक है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का देखो मतलब क्या है, 10% एनर्जी ट्रांसफर के बारे में समझना। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि पहले ट्रॉफिक लेवल पे कोई पाया जा रहा है उसे प्रोड्यूसर कहोगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, फिर टर्शरी कंज्यूमर आएगा। तो क्या होंगे, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पाए जा रहे हैं। उन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी 100% है, ठीक है, अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी 100% है तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी जाएगी, ओनली 10% एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। 90% एनर्जी कंज्यूम कर ली जाएगी किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे। तो याद रखना 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। इसको सबसे पहले किसने बताया, ठीक सही है, इसको सबसे पहले किसने बताया, बहुत अच्छे, इसका करेक्ट आंसर होगा लिंडेमैन, ओके। लिंडेमैन ने सबसे पहले ये बताया कि 10% लॉ ऑफ हैकल नहीं है, हैकल इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द लिंडेमैन, ओके। लिंडेमैन ने सबसे पहले ये बताया कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, कि एक ट्रॉफिक लेवल में अगर 100 एनर्जी है, ठीक है, अगर 100 एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल में, तो जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब आप जाओगे तो ओनली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा, केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बाकी एनर्जी जो है उस ट्रॉफिक लेवल से क्या कर ली जाएगी, कंज्यूम कर ली जाएगी। और सबसे पहले ये लिंडेमैन ने बताया था, ठीक है, रेमॉन्ड्स लिंडेमैन इनका पूरा नाम है, रेमॉन्ड्स लिंडेमैन बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया था, 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल बताया था, क्लियर। तो इसे सिंपल याद रखना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ओजोन होल से रिलेटेड है। और ओजोन होल का क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, ये क्या है, द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ओजोन होल हमेशा अंटार्कटिका के ऊपर हर साल कौन से महीने में दिखाई देता है, क्लियर, ओके। जल्दी से इसका आंसर बता दो। देखो इसका आंसर लोग बता रहे हैं लेट अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर, ओके। लेट अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर इसका आंसर बता रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर ए किया है, ज़्यादातर लोग इसका आंसर ए कर रहे हैं। ए के अलावा कोई आंसर करने वाला है, ए के अलावा कोई आंसर कर रहा है, बी भी कर रहे हैं, बी भी लोग कर रहे हैं, एंड सी डी, लगभग सारे ही ऑप्शन सबने बता डाले। अच्छे से सिंपली याद रखना, देखो पहली बात तो ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि ओजोन होल हो गया है, ओजोन बिल्कुल एब्सेंट हो गई है। ओजोन एब्सेंट नहीं होती, ओजोन क्या हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर की क्या हो जाती है, थिनिंग हो जाती है। और याद रखना अंटार्कटिका में हर साल ओजोन होल कब दिखाई देता है, उसका करेक्ट आंसर जो है वो है लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। आंसर करेक्ट है लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, दैट इज द लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, ठीक है। लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर में सबसे ज़्यादा हमें ओजोन होल दिखाई देता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट होगा लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, करेक्ट आंसर इज द सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इसे अच्छे से याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो नॉर्मली हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं, या जिनकी हम चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनका जिक्र हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर कब दिखाई देता है हर साल, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर दिखाई देता है, ओके। लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में सबसे ज़्यादा हमें ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर दिखाई देता है, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और देखो अभी भी अगर किसी ने वीडियो को लाइक ना किया प्लीज़ लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन थिनिंग, ओके। इसका आंसर कमेंट करके बता दो कि कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन दोनों में क्या करती है, मतलब दोनों को करवाना का काम करती है या हेल्प करती है, मतलब ग्लोबल
वार्मिंग भी करवाएगी और ओजोन का डिप्लीशन भी करवाएगी। ऐसी कौन सी गैस है? इसका आंसर जल्दी से बता दो। कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग भी करवाती है और ओजोन लेयर की डिप्लीशन या ओजोन थिनिंग भी करवाती है? देखो इसका आंसर सबको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, और जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं। मीथेन, मीथेन, ज़्यादातर लोग इसका आंसर मीथेन बता रहे हैं। बताओ इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? ज़्यादातर लोग इसका आंसर मीथेन बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो नो डाउट जो मीथेन है, मीथेन जो है वो करवाती है, ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट मीथेन ओजोन डिप्लीशन नहीं करवाती। ठीक है, मीथेन जो है वो ओजोन थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रख लेना, मीथेन कभी भी ओजोन थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मैंने पूछा है ग्लोबल वार्मिंग भी करवाएं और ओजोन थिनिंग भी करवाएं, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर इज द सेकंड, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है, ओजोन होल, ओजोन थिनिंग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों करवाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग तो एक लंबे हद तक करवाती है, मतलब एक एक्सट्रीम तक क्या करवाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग तो करवाती है, बट कुछ हद तक ही थोड़ी बहुत ओजोन थिनिंग भी करवाती है। बट कभी अगर आपसे ओजोन थिनिंग के बारे में पूछा जाए कि मेनली ओजोन थिनिंग कौन करवाता है, तो उसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओके, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। ओके, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग भी करवाती है और ओजोन थिनिंग भी करवाती है। क्लियर? ओके, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्लोबल वार्मिंग करवा रही थी, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो हमारी पिछली वीडियोस आई थी उसमें भी हमने क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवाती है, 60% ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। ठीक है, और ये ओजोन थिनिंग भी करवाती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ज़रा देखो अच्छे से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। ग्रीन मफलर का यूज़ किया जाता है किस टाइप के पोल्यूशन को दूर करने के लिए? ठीक है, किस टाइप के पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रीन मफलर का यूज़ करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दो। ग्रीन मफलर, और जो इमेज में दिखाई दे रहा है इस तरीके के प्लांट्स आपने देखे होंगे हाईवे के किनारे या फिर किसी हॉस्पिटल के पास या कुछ ऐसी जगहों के पास जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे ये हो कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा उस पर्टिकुलर पोल्यूशन को दूर रखना है। याद रखना, नॉइस पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम ग्रीन मफलर का यूज़ करते हैं। देखो ए आंसर नहीं होगा, एयर पोल्यूशन के लिए नहीं होता, ये अच्छे से याद रख लो। एयर पोल्यूशन के लिए हम ग्रीन मफलर का यूज़ नहीं करते, ग्रीन मफलर का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? नॉइस पोल्यूशन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन मफलर का। और जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फोटो, इस तरीके के प्लांट्स हम लगाते हैं, जिससे क्या होता है, नॉइस को हम काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन मफलर का। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, ग्रीन मफलर का यूज़ करते हैं नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर याद कर लो, ग्रीन मफलर नॉइस पोल्यूशन के लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, द अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड एट। ठीक है, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वो कहाँ पे हुआ था? आपसे एक शहर पूछा जा रहा है कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में वो कहाँ पे हुआ था। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में वो कहाँ हुआ था। इसका आंसर जल्दी से बता दो, अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था। फिर मैं अर्थ समिट के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ अर्थ समिट कहाँ हुआ था। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? थोड़ा सा बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? देखो सिंपली मैं इसका आंसर बताऊं, हाँ बहुत अच्छे, काफ़ी लोग इसका रियो डी जेनेरियो बता रहे हैं आंसर, एंड रियो डी जेनेरियो इज़ द करेक्ट आंसर। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो करेक्ट आंसर इसका है, रियो डी जेनेरियो, और कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। अब देखो ये करा क्यों गया था, ठीक है, अर्थ समिट क्यों हुआ था? देखो अर्थ समिट इसलिए हुआ था कि जैसे बहुत से हमारे यहाँ क्या हो रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कॉम्पोनेंट्स हो रहे थे, मतलब जो बहुत से टॉक्सिक कॉम्पोनेंट्स हो रहे थे, टॉक्सिक चीज़ें थी, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था टॉक्सिक चीज़ों का, जैसे लेड हो गया, लेड का क्या था, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। जब लेड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था उससे प्रॉब्लम्स
क्रिएट हो सकती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक अर्थ समिट किया गया था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और दूसरा ये था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि एक काम करें, जो हम फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जगह कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ कर लें, ओके, ऐसी चीज़ एनर्जी के लिए यूज़ कर लें जिससे पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना फैले, ओके। तो एक हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे थे जो फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हम एनर्जी कहीं दूसरी जगह से ला सकें, ओके। तो एक तो रीज़न ये था, ओके। और जो दूसरा रीज़न था, दूसरा रीज़न ये था कि हम जो व्हीकलर पोल्यूशन है, जो हमारे जो व्हीकल हैं उनसे जो हमारा धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, उस धुएं को हम क्या कर सकें, काफ़ी हद तक हम कम कर सकें, जिससे क्या हो, हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन ना हो पाए, ओके। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो। तो याद रखना कि जो, तो ये किसके लिए था? ये था हमारा व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए, और कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपोनेंट्स थे उनको काफ़ी हद तक कम करने के लिए हमने क्या किया था? अर्थ समिट करवाया था। और अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ओके। चलो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैं बता चुका हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा सा समझ लो। दो प्रोटोकॉल आपसे पूछे जाते हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एक क्योटो प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं उनको कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक कम करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल किया था, और वो उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड चीज़ों को कम करने के लिए हमने क्या किया था? हमने किया था क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स थे, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। वाटर पोल्यूशन का एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, उसको देखो जल्दी से। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म बताना है वाटर पोल्यूशन का। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। ये ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा कि कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन होगा वाटर पोल्यूशन का। जल्दी से इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ई कोलाई। वेरी गुड, इसका आंसर ई कोलाई होगा। ई कोलाई को कॉमन इंडिकेटर बोला जाता है वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, अगर कहीं पे वाटर पोल्यूशन है तो इंडिकेटर कौन होगा उसका? ई कोलाई होगा। यह बोला जाता है एशेरिचिया कोलाई, ओके। एशेरिचिया कोलाई को वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। और यहीं पर एक चीज़ और याद रखना है आपको, ई कोलाई आंसर है, आइकॉर्निया क्रैसिपस नहीं। ई कोलाई आंसर है, ठीक है। ई कोलाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ई कोलाई करेक्ट आंसर है। ई कोलाई को क्या बोला जाता है? वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो याद रखना, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन होता है? लाइकेन को एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, ठीक है। लाइकेन को एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, और ई कोलाई को वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। क्लियर? ये थोड़ा सा याद रखना है। ई कोलाई को वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, एंड लाइकेन को क्या बोला जाता है? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन इज़ फाउंड। जो टोटल हमारी जितनी भी कार्बन है, जितना कार्बन है पूरे ग्लोब में, या ग्लोबल कार्बन जितना भी है, वो उसका 70% ग्लोबल कार्बन कहाँ पे है? इसका आंसर जल्दी से बता दो कि जो 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है पूछा जाए। फिलहाल देख लो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन कहाँ पे पाया जाता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, देखो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ओशन, ठीक है। ओशन या समुद्र में अगर हम बात करें, हमारा टोटल अबाउट 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है ओशन में, ठीक है। जो समुद्र हैं, ओशन है, जैसा कि आपको फोटो में ही दिखाई दे रहा है, एक बीच बना हुआ है, तो समुद्र में जो है वो हमारा 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो 70% क्या है? टोटल ग्लोबल कार्बन पाया जाता है कहाँ? ओशन में पाया जाता है, ओके। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें लग रहा था कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते थे किसी एग्ज़ाम को लेके। तो सिंपली इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको रिपीट कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे आ जाएगी। और दूसरा ये है, देखो हम एक काम कर रहे हैं, हम जो एग्ज़ाम 15 के आसपास होने वाले हैं, 7 और 15 के आसपास जो डीओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए हम एक अलग से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस